Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 NCERT Political Science Unit 3 चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस का पार्ट 2। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा और आप लोगों को काफी अच्छे से जो है क्रिमिनल जस्टिस समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोगों ने जो पार्ट फर्स्ट में जितने हम लोगों ने की प्लेयर्स देखे थे किसी भी क्रिमिनल केस में, उनके रोल्स को हम लोग जो है एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। जनरली आज हम उनको पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा पार्ट फर्स्ट तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट को देखे बिना आप लोगों को पार्ट सेकंड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये रोल कहाँ कहाँ प्ले होते हैं किस केस में, वो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। और बच्चों जो हम लोगों ने 4 की प्लेयर्स पढ़े थे किसी भी केस के, पुलिस नंबर फर्स्ट, पुलिस नंबर सेकंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नंबर थर्ड डिफेंस लॉयर एंड नंबर फोर्थ जज, उनके रोल को आज हम लोग बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया था पुलिस का रोल, क्योंकि पुलिस के रोल से ही किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। क्योंकि जब सबसे पहले कंप्लेन की जाती है किसी भी क्राइम के बारे में या किसी का वायलेशन, किसी के अगर कहीं पे किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अगर कंप्लेन की जाती है, तो सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन से भी पहले पुलिस जो है एक FIR लिखती है। यानी सबसे पहले पुलिस FIR लिखती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले किसी भी केस में पुलिस का रोल आता है। तो हम व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम, तो हम जो पुलिस का एक किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में जो रोल होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में जो है काफी रिलेटेबल टॉपिक है, हम लोग इससे काफी रिलेट करते हैं। और अगर आप कहीं पे भी ऐसा कुछ देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा एज ए एजुकेटेड सिटीजन कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए, एज ए पब्लिक, एज ए विटनेस हमारी क्या ड्यूटी है। आपको ये सारी बातें आज समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेशन एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। के पुलिस का एक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि किसी भी कंप्लेंट के बाद जो है किसी भी क्राइम का अगर कंप्लेंट आता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना। एंड इन्वेस्टिगेशन includes recording its statements of witnesses and collecting different kinds of evidence। और एक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है, विटनेसेस जो गवाह होते हैं उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, और जो डिफरेंट काइंड के एविडेंस सबूत वहां मौजूद होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के आधार पर द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। पुलिस जो है एक अपनी राय पेश करती है, यानी जो उसको सबूत मिलते हैं जो गवाहों के आधार पर, और जो जुर्म होता है उसको देख के पुलिस जो है अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अपनी एक राय देती है कि पुलिस को क्या लगता है। If the police think that the evidence points to guilt of the accused person, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों के आधार पर जिस बंदे पर जो आरोपित बंदा है, यानी जिस पर इल्जाम लगाया गया है कि इसने किसी का कत्ल किया है, इसने मर्डर किया है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ उसने सच में किया है ऐसा, देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। तो फिर वो कोर्ट में एक चार्जशीट फाइल करवाती है। एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, जैसे कि इस चैप्टर के शुरू में बताया गया, इट इज नॉट द जॉब of the police to decide whether a person is guilty or innocent। कि ये पुलिस का काम नहीं है कि वो डिसाइड करे कि उस बंदे का मतलब वो बंदा मुजरिम है या फिर वो बेकसूर है। ये पुलिस की जॉब नहीं है। पुलिस का काम है अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है उसको अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना। दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। ये जज का काम होता है डिसाइड करना कि वो उस बंदे की गिल्टी है या फिर वो इनोसेंट है। जज भी जो है सबूतों के आधार पर करते हैं ऐसा। तो चलिए, होप सो कि समझ आया होगा आपको कुछ कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। जैसे कि हमने यूनिट 2 में कानून के शासन के बारे में पढ़ा, विच मीन दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब ये हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था कि सब लोग कानून के अंतर्गत आते हैं, कोई भी कानून से बड़ा नहीं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। दिस इंक्लूड्स द पुलिस, इसमें पुलिस भी शामिल है। इट मीन्स कि पुलिस भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स है, जो
कानून है, कायदे हैं, वो सब पुलिस पे भी लागू होते हैं, यानी कि पुलिस उससे ऊपर है या पुलिस को ऐसा, अगर पुलिस भी कोई गड़बड़ करती है या कोई रूल तोड़ती है, पुलिस के लिए भी काफी सारे रूल्स है। किसी को भी अरेस्ट करते वक्त, किसी के साथ भी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस के लिए भी काफी सारे रूल्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। रूल्स जो है पुलिस के, अगर पुलिस भी उनको तोड़ती है, किसी भी किस्म का जो है कोई गलती करती है, तो पुलिस के लिए भी स्पेसिफिक पनिशमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मौजूद है। Therefore, इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद लॉ एंड विद फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। इसीलिए जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो पूरी लॉ के मुताबिक होती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जैसे जैसे लॉ बताया कि किसी को अरेस्ट करते वक्त क्या कानून होना चाहिए, और पूरी फुल रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, यानी किसी भी इंसान को गैर इंसानी तरीके से, यानी इट मीन्स कि उसको बहुत मारते पीटते घसीटते हुए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, बल्कि ह्यूमन राइट्स की फुल रिस्पेक्ट करते हुए पूरे लॉ के मुताबिक पुलिस किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करती है। The Supreme Court has laid down guidelines that police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है जिनको फॉलो करना पुलिस को अरेस्ट के टाइम पे मस्ट है। किसी के पूछताछ या इंट्रोगेशन, उससे किसी मतलब गिरफ्तार करते वक्त उससे पूछताछ करते वक्त उन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना पुलिस के लिए मस्ट है। तो पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्च्योर और बीट और शूट एनी वन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को ये अलाउ नहीं है कि वो किसी को टॉर्चर करे या किसी को मारे पीटे या फिर उसको शूट करे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था सुशील के केस में, हमने क्या देखा था, पुलिस क्योंकि वो एक गरीब सा फैक्ट्री वर्कर था, पुलिस ने उसको मारा पीटा और जबरदस्ती उसको इस बात पे कन्फेस कराना चाहा कि वो कबूल करे कि वो एक डोमेस्टिक यानी गैंग है जो लोगों के घर में काम करता है और लोगों की ज्वेलरी चोरी करता है, तो उसके साथ मारपीट की जबरदस्ती की। तो पुलिस को इस बात का बिल्कुल अलाउ नहीं है। हम लोग आज के टाइम पे ये देखते हैं कि पुलिस इतना मारती है, किसी को अरेस्ट करती है कि लोग मर जाते हैं, मतलब उनका जुर्म हो या ना हो, बस लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया। पुलिस इतना पीटती है, ये पुलिस को अलाउ नहीं है पीटना, मारना, पीटना, बल्कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस। और ना ही पुलिस किसी भी छोटी मोटी गलती के लिए, कभी किसी से हल्की सी ठोकर लग जाती है, कुछ छोटी मोटी गलती के लिए लोगों को सजा नहीं दे सकती, पनिश नहीं कर सकती। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है? अब देख लेते हैं आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 और क्रिमिनल लॉ किसी भी अरेस्टेड पर्सन को ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। The right to be informed at the time of arrest of the offences for which the person is being arrested। यानी जो जिस भी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो हमारा आर्टिकल 22 है क्रिमिनल लॉ, वो उस पर्सन को ये सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है उसको। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। नंबर फर्स्ट, जैसे कि हमने पढ़ा कि किसी को भी गिरफ्तार करते वक्त, किसी भी इंसान को गिरफ्तार करते वक्त उसको इस बात का हक हासिल है कि उसको बताया जाए कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस जुर्म के आधार पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होगी हमारे इंडिया में, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, सब चीज कानून के मुताबिक होगी। आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि किसी को भी बिना किसी ऑफिशियल रीजन के, बिना किसी वजह के उसको गिरफ्तार कर लेते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, नहीं, बल्कि अगर किसी भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। नंबर सेकंड, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। यानी गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। इट मीन्स कि 24 यानी कि अरेस्ट कर लिया, उसको 5-6 दिन से अरेस्ट के रखा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं, उसको 24 घंटे के अंदर जो है उस डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। नंबर थर्ड, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। यानी पुलिस को इस बात का बिल्कुल राइट नहीं है कि वो किसी के भी साथ बुरा व्यवहार करे या उसको टॉर्चर करे अरेस्टिंग के दौरान, उसको जब अरेस्ट किया जा रहा हो या फिर पुलिस की कस्टडी में जब वो हो उसके दौरान। नंबर फोर्थ, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो बच्चों यही वजह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट है।
नंबर 4, अब आप इसको और से समझिएगा कि पुलिस की कस्टडी में अगर किसी ने किसी जुर्म को कबूल कर लिया, यानी पुलिस की कस्टडी में वो बंदा है, अभी पुलिस उससे पूछताछ करी, उस दौरान वो इंसान किसी जुर्म को कबूल कर लेता है, तो उस चीज को, उस जुर्म को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आप सोचेंगे तो क्या बात हुई? ये बात बच्चों इसलिए कि पुलिस के डर से जो है कोई भी इंसान कुछ भी मान सकता है। अगर पुलिस को क्या पता उसके साथ टॉर्चर करे, उसको जबरदस्ती मनवाए, तो इसीलिए पुलिस की कस्टडी में अगर किसी ने किसी बात को कबूल किया तो उसको उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा राइट है। नंबर 5, अ बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। एक बॉय जो 15 साल का है या फिर किसी भी वुमेन को सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए जो है पुलिस अपने स्टेशन पे नहीं बुला सकती। तो बच्चों ये थी आर्टिकल 22 द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ऊपर पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर जो है गाइडलाइंस दी हैं किसी भी इंसान को अरेस्ट करते वक्त पुलिस को, जिनको फॉलो करना मस्ट है। तो चलिए उन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को हम पढ़ लेते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेट डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर रखा है पुलिस के लिए और दूसरी एजेंसीज के लिए, जिनको फॉलो करना किसी भी इंसान को अरेस्ट करते वक्त या उसको पूछताछ करते वक्त जो है फॉलो करना जिनको लाजमी है पुलिस के लिए। दूसरी एजेंसी जैसे कि CBI है, दूसरी खुफिया एजेंसी जो बड़े बड़े क्राइम का पर्दाफाश करती हैं, उनको किसी भी इंसान को अरेस्ट करते वक्त जो है इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर को फॉलो करना लाजमी है। दीज आर नोन एज DK बासु गाइडलाइंस। ये सारी चीजें DK बासु गाइडलाइंस, ये सारी रिक्वायरमेंट्स DK बासु गाइडलाइन के नाम से जानी जाती है। इन सम ऑफ दिस इंक्लूड्स, और यहाँ पे कुछ आपके लिए दी गई है। नंबर 1, द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड बी अ क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन नेम टैग विद देयर डिसाइग्नेशंस। यानी पुलिस ऑफिशियल जो किसी को गिरफ्तार करने जा रहा हो उसके लिए जरूरी है, या पूछताछ करने के लिए जा रहा हो उसके लिए जरूरी है कि उसने क्लियर, एक्यूरेट, विजिबल आइडेंटिफिकेशन विद नेम टैग और उसकी डिसाइग्नेशन के साथ उसने अपनी ड्रेस पहन रखी हो। इट मीन्स ये कि वो पूरा फुली एक्यूरेट ड्रेस में हो, ये नहीं कि कोई भी सिविल ड्रेस में चलेगा। इस तरह तो कोई भी इंसान पुलिस बन के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, परेशान कर सकता है, और आज के टाइम में ऐसा बहुत देखा जा रहा है। तो इसलिए पुलिस के लिए जरूरी है कि वो अपनी एक्यूरेट ड्रेस में जाए। नंबर 2, a memo of arrest should be prepared. The time of arrest should include the time and date of arrest. अरेस्ट करते वक्त एक मेमो प्रिपेयर करना जरूरी है जिसमें अरेस्ट करने की टाइम और डेट लिखा होता है। इट शुड आल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। और इसको मतलब तस्दीक करवाई जाती है, मतलब किसी भी उसके जिस इंसान को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके फैमिली मेंबर द्वारा अटेस्टेड होता है, यानी वो कहते हैं कि ये सब सही है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। और जो अरेस्ट मेमो है उस पर जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका भी साइन होना चाहिए। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। और अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है पूछताछ करने के लिए तो उसको राइट है कि उसके किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को या किसी वेल विशर को जो है वो इन्फॉर्म कर सकता है। नंबर 4, व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव जो है वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हो, द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट। तो पुलिस को गिरफ्तार करने के 8 से 12 घंटे के अंतर्गत जो है उसको गिरफ्तार करने का टाइम, प्लेस और उसके वेन्यू ऑफ कस्टडी को नोटिफाई करना जरूरी है। अगर उसका कोई घर वाला बाहर हो, कोई मेमो तैयार नहीं किया जा सकता तो पुलिस को ये करना जरूरी है। तो बच्चों ये सब थी DK बासु गाइडलाइंस जिनको फॉलो करना पुलिस के लिए जरूरी है। पुलिस किसी को भी ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसको अरेस्ट करना जरूरी है। तो चलिए अब यहाँ पे बच्चों आपके लिए एक फैक्ट की बात है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR के बारे में हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे। पुलिस FIR रजिस्टर करती है, FIR रजिस्टर। तो असल में FIR है क्या? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे कि हम
इसके नाम से ही जान रहे हैं कि पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो रजिस्टर करवाई जाती है उसको एफआईआर कहते हैं। तो चलिए एफआईआर के बारे में पढ़ लेते हैं। It is with the registration of FIR that the police can begin their investigation into a crime। के एक FIR दर्ज करने के साथ ही पुलिस जो है किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। The law states it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR where a person gives information about a cognizable offense। की लॉ हमारा लॉ ये कहता है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो एक एफआईआर को रजिस्टर करे जब भी कोई मतलब पर्सन इंफॉर्मेशन दे किसी भी कॉग्निजेबल बोलते हैं बच्चों, मतलब ऐसा जुर्म जो सच में जुर्म हो, काबिल कबूल जुर्म हो, उसको जब किसी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे तो पुलिस सबसे पहले एफआईआर दर्ज करेगी। ये पुलिस के लिए कंपलसरी है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पुलिस ने हमारी एफआईआर ही नहीं लिखी, पुलिस ने हमें भगा दिया। तो नहीं, ये पुलिस अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस के लिए कंपलसरी है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे, पुलिस की ड्यूटी है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ऑरली और इन रिटन और इन राइटिंग। ये इंफॉर्मेशन पुलिस को लिख के भी दी जा सकती है या फिर ऑरली भी दी जा सकती है। फोन से भी लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। The FIR usually mention the date, time and place of the offense, detail the basic facts of the offense, include a description of the events। और FIR में यूजुअली क्या होता है, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस जो है यानी जहां जुर्म हुआ है उसकी चीजें मेंशन होती हैं, डिटेल बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस, और उस पूरे इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। If known, the identify of the accused person and witness is also mentioned। अगर पता हो जो आरोपित पर्सन है अगर उसके बारे में पता हो और तो उसका पता भी जो है उसके आइडेंटिफाई भी पुलिस उसमें नोट करती है, और विटनेस इज मेंशन, और जो गवाहों की जो मतलब गवाही है उनको भी मेंशन किया जाता है। The FIR also states the name and address of the complainant। FIR में जिसने शिकायत की है यानी जिसके साथ बुरा हुआ है या फिर जिसने भी शिकायत की है उसका एड्रेस, उसका नाम भी मेंशन किया जाता है। There is a prescribed form in which the police registers an FIR and it is signed by the complainant। और ये मतलब प्रिस्क्राइब है जो पुलिस जो है FIR रजिस्टर करते वक्त लेती है, और जो शिकायत करता है यानी जिसने शिकायत की है जो कॉम्प्लेनेंट है उसका साइन किया जाता है। द कॉम्प्लेनेंट आल्सो हैज अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। और ये जो कॉम्प्लेनेंट है उसको ये लीगल राइट है कि वो उस FIR की फ्री कॉपी पुलिस से ले। इट मीन्स पता तो होना चाहिए वो सबूत के तौर पे कि मैंने FIR दर्ज करवाई थी। तो बच्चों ये सारी FIR में बेसिकली होता क्या है कि जो कोई शिकायत करता है, जैसे हम इसके नाम से ही देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो पहली चीजें जितनी दिखाई दे रही है उसका उस जगह का जो है टाइम, डेट, प्लेस, जितने बेसिक फैक्ट्स हैं और जो सबूत है और उसमें पूरा लोगों की गवाही और जिसने शिकायत की उसका एड्रेस, नाम, साइन वगैरह सब कुछ लिया जाता है, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन उन तमाम चीजों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो बच्चों होप सो कि आप लोगों को FIR समझ में आ गई होगी। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मतलब जो पहली नजर में जितनी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिले वो सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड की प्लेयर की तरफ आ रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी जो सरकारी वकील होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसका क्या रोल होता है। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिकॉर्डेड एज अ पब्लिक रोल। अगर कहीं पे भी जुर्म होता है तो सिर्फ वो उस इंसान के प्रति जुर्म नहीं होता जिसके साथ हुआ हो, बल्कि वो पूरे समाज के लिए गलत काम होता है। What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole। मतलब वही कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जुर्म होता है तो सिर्फ वो जो अफेक्टेड पर्सन है उसके लिए नहीं होता, बल्कि वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जो है वो जुर्म होता है। इट मीन्स अगर किसी के यहाँ चोरी होती तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसके यहाँ हुई चोरी, हमें क्या मतलब। अगर आज उसके यहाँ हुई तो कल हमारे यहाँ भी हो सकती है, तो पूरे समाज के लिए परेशानी की बात हो सकती है। अगर किसी का मर्डर हुआ है तो ये चलो कर दिया उसने, उसका मर्डर किया, नहीं भाई, अगर वो आज एक का मर्डर कर सकता है तो कल किसी और का भी कर सकता है। तो अगर कुछ भी गलत होता है तो वो पूरे समाज के प्रति पूरा समाज उसके लिए उत्तरदायी होता है।
डू यू रिमेम्बर द केस ऑफ डोवरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर? क्या आपको सुधा गोयल का डोवरी डेथ का मसला केस जो है याद है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था? क्योंकि देखिए, अगर आज एक बेटी को डॉवरी की वजह से मारा जा रहा है तो सिर्फ एक को नहीं, वैसे अगर हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई दूसरा भी मार सकता है, तीसरा भी मार सकता है। The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. जो केस है लक्ष्मण और उसकी फैमिली के लिए वो स्टेट द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। That is why the case was called स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इसी वजह से ये केस जो है स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, मतलब उसकी स्टेट के द्वारा पूरे समाज जो है वो लक्ष्मण कुमार के अगेंस्ट में है। इसी वजह से, यानी अगर कहीं पे एक ऐसा सोशल कोई भी क्राइम होता है, वो कहीं पे भी कोई ऐसा सोशल क्राइम होता है तो वो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होता बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। इसी तरह सिमिलरली अबाउट केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम। इसी तरह जो हमने अभी पढ़ा शांति हेम्ब्रम के चैप्टर वो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, यानी अगर आज हम इस चीज को नहीं रोकते तो कल तो कब किसी के यहाँ भी कोई चीज खोएगी तो सब लोग जो उसके यहाँ गरीब काम करने वाले लोग हैं उन पर इल्जाम लगाएंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, उन्होंने जो पैसे वगैरह सेव करके रखे होंगे वो छीन लेंगे। तो इसीलिए स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम केस कहलाया, ना कि मिस्टर शिंदे वर्सेस मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम। ओके बच्चों, इन कोर्ट इट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु प्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। कोर्ट में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो कि स्टेट की तरफ से प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ द prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court। जो प्रोसिक्यूटर का रोल होता है वो जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और फाइल जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल करवाती है उसके बाद प्रोसिक्यूटर का रोल जो है वो शुरू होता है। ही शी हैज नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता, बल्कि जब तक वो केस कोर्ट में नहीं पहुंचता, कोर्ट में पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल करवाती, तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल शुरू नहीं होता। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। और जो प्रोसिक्यूटर होता है, सरकारी वकील जो होता है, वो अपना प्रोसिक्यूशन स्टेट के कहने पर, जब स्टेट उनको हायर करता है तब वो स्टार्ट करते हैं। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज हिज एंड हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case। और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि एक ऑफिसर होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है इम्पार्शियली, बिना किसी का फेवर किए जो है वो केस को प्रेजेंट करे, फुल मटेरियल फैक्ट्स के साथ, गवाहों के आधार पर और सबूतों के आधार पर कोर्ट के सामने जो है वो केस को प्रेजेंट करे। ये उनकी ड्यूटी है ताकि केस जो है वो सही फैसला ले सके। यानी एक सरकारी वकील होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी का फेवर ना लें ताकि इंसाफ सही लोगों को इंसाफ मिल सके। तो इट्स हर ड्यूटी, हिज एंड हर ड्यूटी। तो बच्चों होप सो क्या आप लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यानी सरकारी वकील का समझ आ रहा होगा जो रोल होता है। यानी ये इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टार्ट होता है, जब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में ट्रायल के लिए चार्जशीट दाखिल करवाती है, स्टेट के कहने पर इनको हायर किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ द जज। अब आप सोच रहे होंगे डिफेंस लॉयर का तो आया नहीं, जज का आ गया, लास्ट है। डिफेंस लॉयर बच्चों देखिए, डिफेंस लॉयर कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई लॉयर नहीं होते, बल्कि कोई भी इंसान जो उसके प्रति अगेंस्ट में या उनके सहमति में कोई भी गवाही दे, कुछ बताए, तो वो डिफेंस लॉयर हो जाता है। जैसे कि शांति हेम्ब्रम में सुशील ने बताया कि ऐसा एक शांति हेम्ब्रम के केस में कि एक यंग बॉय का ग्रुप जो है अरेस्ट किया है पुलिस वालों ने, जो कि लोगों के घर से ज्वेलरी चोरी करते थे, क्योंकि उनके मिसेस शिंदे के पड़ोस से भी ज्वेलरी चोरी हुई थी। फिर उनको बुलाया गया, क्या नाम है, जो पुलिस वाले का नाम था, आई थिंक मिस्टर शर्मा नाम था उनका, उनको कॉल किया गया और उनको बुलाया गया कि आपको क्या मिला। फिर उन्होंने उसके गवाही दी कि हमें चेन भी मिल गई है जो कि मिसेस शिंदे ने आइडेंटिफाई कर दी कि वो उनकी ही है। तो इस तरह कोई भी डिफेंस लॉयर में आ सकता है, जो भी उसके साथ में जो गवाही दे तो वो डिफेंस लॉयर में आ सकता है। ये कोई अलग से कोई नियुक्त इंसान नहीं होता। ओके बच्चों, तो आपको समझ आया होगा। अब हम रोल ऑफ जज पढ़ेंगे कि जज का क्या रोल होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है।
The judge is like an umpire in a game and conducts the trial impartially in an open court. जज जो है वो किसी भी गेम में एम्पायर की तरह होता है, जो कि कोर्ट को जो है ट्रायल को इम्पार्शियली कंडक्ट करता है एक ओपन कोर्ट में. The judge hears all witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. जज जो है वो तमाम गवाहियों को सुनता है और तमाम सबूतों को सुनता है जो कि प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा जो प्रेजेंट किए जाते हैं. द जज डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. और ये जज का काम होता है डिसाइड करना कि उस इंसान का जुर्म है या फिर वो इंसान इनोसेंट है सबूतों के आधार पर और जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, यानी लॉज के अकॉर्डिंग और सबूतों के आधार पर जज इस बात को तय करता है कि वो जिस पर जो आरोपित पसंद है वो सच में उसकी गिल्टी है या फिर वो बेकसूर है. इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अगर किसी का जुर्म पता लग जाए कि हाँ इसने जुर्म किया, साबित हो जाए, देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, तो जज उसके लिए जो है सजा घोषित करता है. ही में सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ. वो इंसान को, उस पर्सन को जेल भी भेज सकता है, उस पर फाइन लगा सकता है या फिर दोनों ही उसके साथ हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रेस्क्राइब. ये डिपेंड करता है कि हमारा कानून क्या कहता है. इट मीन्स कि जो जज की सजा होती है वो भी सारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है. कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जज जो है सजा देता है, जैसा जुर्म वैसी सजा. तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों को तमाम की प्लेयर्स का रोल समझ में आ गया होगा और आप लोग काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक केस जो है वो सॉल्व किया जाता है. तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. अगली वीडियो में हमारा इंशाल्लाह चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. आज हमारा नाइट का रूटीन चलेगा पढ़ाई करने का. तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय.